हेलो एंड वेलकम भाई लोग, आपका आज के इस नई वीडियो में आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ग्लोबल फ्रीज का न्यू एपिसोड। तो यार आप सबका दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लेकिन यार आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है। और आगे से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें अब थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी भी इंप्रूव होंगी। मैं माइक ऑर्डर कर रहा हूँ उसके लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं कौन सी न्यू सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें फुल पार्ट देखना है तो कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और अगर तुम्हें एक के बाद एक फुल पार्ट देखने हैं तो मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो तुम चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। उसके लिए तुम्हें तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, तो सब्सक्राइब कर दो यार, इसका फुल पार्ट देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। फिर अपना जैंग सभी को अपने अपने काम बताकर वो अंकल लियो के पास जाता है और कहता है कि आप सब संभाल लेना अंकल लियो, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और फिर डॉक्टर और अपना जैंग अपने रूम में आ जाते हैं। अपना जैंग टैब पे उस जोगन उसने पुलिस स्टेशन से लाई होती है उसकी डिटेल देख रहा होता है। तभी अपने डॉक्टर कहती है कि जैंग तुम बाहर गए थे तो बाहर का वातावरण कैसा है, मतलब कैसा इन्वायरमेंट है बाहर का। तो अपना जैंग कहता है कि बाहर तो बहुत ही टेम्परेचर हाई है, यानी बाहर तो बहुत बर्फबारी हुई है क्योंकि सारी तरफ बर्फ ही बर्फ है। और जो बिल्डिंग कम हाइट वाली होती है वो तो पूरी जमीन के नीचे धंस चुकी है और वहाँ पे नामो निशान नहीं है उस बिल्डिंग का। वहाँ तो पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कुछ थी। और मुझे लगता नहीं है अगर बर्फबारी रुके भी तो भी 1.5 से 2 महीना लगेगा गर्मी की वजह से इस बर्फ को पिघलने के लिए। तो अपने डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता ये बर्फबारी रुकने वाली है, कि बहुत लंबे टाइम तक जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो तो कम नहीं होने वाला अभी। तो अपनी डॉक्टर कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये बहुत टाइम तक हमें ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो अपना जैंग वहां से खड़ा होकर बाजू में आ जाता है और अपनी स्पेस स्टोरेज में से बहुत सारी गन बाहर निकालता है जो उसने पुलिस स्टेशन में से चुराई थी। और फिर अपना जैंग कहता है कि अब हम लोगों को इस सब की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त सभी साधन उपलब्ध है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी कोई ऐसी डेंजरस चीज हमारे सामने आती है तो भी मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास बहुत से तरीके हैं उन सब से निपटने के लिए। और वो गन अपने स्नाइपर हाथ में ले लेता है। और फिर अपना जैंग कहता है कि वो बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमें सबसे पहले इस इंसानों से निपटना पड़ेगा, इंसानों से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। और फिर वो अपनी स्नाइपर लेके बाहर आ जाता है और अपनी स्कोप खोल के देखने लगता है कि आसपास क्या चल रहा है। तभी उसे बंदे स्पॉट होते हैं 2-3 हिलते हुए, और फिर वो उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लोग एक गोडाउन में घुस रहे होते हैं जहाँ पे जैंग ने हाल ही में अपनी स्नो बाइक लेके गया था, ऐसा दिखाने के लिए कि वो वहाँ पे छुपा रहा है उस स्नो बाइक को। लेकिन जैंग ने तो उसे अपने स्टोरेज में रख लिया होता है, स्पेस स्टोरेज में। तो जैंग कहता है कि मेरा बे जो इनको चारा डालने का काम था वो कंप्लीट हो गया, लगता है ये लोग उसी स्नो बाइक को ढूंढ रहे हैं। तभी जैंग को फोन आता है। फिर उधर से अंकल लियो कहते हैं कि जैंग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो नूडल्स दिए थे वो बहुत अच्छे थे। और फिर वो कहता है कि जी जो उसकी वाइफ होती है जी, उसकी यानी गर्लफ्रेंड एक टाइप से, उसकी तरफ से मैं आप तुमसे माफी मांगता क्योंकि उसके जीभ में कोई हड्डी नहीं है, वो कुछ भी बड़बड़ करती रहती है यानी बकबक करती रहती है, तो उसके बातों का ज्यादा दिल पे मत ले लेना। और अपना जैंग कहता है कि अंकल उसका तो मैं ज्यादा लोड लेता नहीं हूँ, मैं उसका दिल पे कुछ बात लेता नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या ये ठीक लगा किसी और के बच्चे को आप पाल रहे हैं और उसे बड़ा कर रहे हैं? तो अंकल लियो कहता है यार मुझे एक औरत मिल गई, मैं उसमें खुश हूँ। फिर अपना जैंग कहता है कि अंकल लियो आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, यानी आप अपने आप को कम समझ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति है इसमें अगर आप कुछ भी ढूंढने जाएंगे आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से अभी तो आपको कोई भी हाँ कहने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अपना जैंग कहता है कि चलो ठीक है, आपको तो एक बनी बनाई दुल्हन मिल गई, आपको तो शादी का भी खर्चा नहीं आएगा। तो अपना जो अंकल लिए होता है वो भी मजे लेते हुए बोलता है हाँ हाँ मुझे शादी का भी खर्चा नहीं आएगा और बच्चे का भी खर्चा नहीं आएगा क्योंकि मुझे बच्चा भी उसके ऊपर फ्री मिल चुका है। फिर अपना अंकल लिए होता है वो कहता है कि तुम्हें ना वो जी लाइमी की ओर से कोई भी नाराजगी रखने की जरूरत नहीं है। तो अपना जैंग कहता है कि मुझे ना आपसे नाराजगी है ना वो जी लाइमी से, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपना जैंग अपने डॉक्टर से कहता है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी चीज में। और फिर अंकल लियो अपना फोन रख देते हैं और फिर अपना जो जैंग है वो डॉक्टर से बातचीत चालू कर देता है। और फिर अरे यार तुमको बता देता हूँ यार ये क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि बच्चा करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये अपने डॉक्टर को समझा रहा होता है और वो अपना रोमांच चालू कर देता है। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदे बिल्डिंग में घुस चुके होते हैं रात का समय देखकर, ये सोच रहे होते हैं कि ये लोग अभी रात के समय सो रहे होंगे तो हम एक सरप्राइज अटैक करके इन सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ना
चालू कर देते हैं और फिर अचानक से एक बंदे के ऊपर से कुछ चीज गिर रही होती है, लेकिन तभी वो उसे डॉज कर लेता है और वो देखता है कि वो एक ईंट होती है। और वो फिर वो ऊपर देखता है तो एक बंदा चिल्ला रहा होता है और रेलिंग बजा रहा होता है कि ये लोग आ चुके हैं, तो चलो जल्दी से आ जाओ और अपना अपना खाना कलेक्ट कर लो, जो जितने बंदों को मारेगा उतना खाना मिलेगा। और वो चिल्ला के सभी लोगों को बुला रहा होता है, इन्हें मारो और इनके बदले हमें खाना मिलने वाला है, तो मारो मारो। और फिर जो ये साइड वाली बिल्डिंग के बंदे होते हैं उनका लीडर कहता है कि सेठ यार, मुझे लगा था ये सब सो रहे होंगे और हम सरप्राइज अटैक करेंगे, लेकिन ये तो बहुत चौकन्ने थे, ये साले गधे कमजोर और डरपोक लोग भी ऐसे एकजुट होकर रह सकते हैं, मुझे पता नहीं था इतने सतर्क हो सकते हैं। तो वो कहता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हमें इन्हें मारना ही पड़ेगा। और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो फिर वो जो बंदे होते हैं उनकी लड़ाई में जो अपोजिट साइड वाले बंदे होते हैं दूसरी बिल्डिंग की, वो हारने लगते हैं और उनके बंदे कमजोर गिर रहे होते हैं। लेकिन वो जो उसके साथ वाला लीडर होता है वो चिल्ला के कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, जो भी बंदे भागने के लिए काबिल है वो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और फिर वो लोग वहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं और जो जैंग की बिल्डिंग वाले बंदे होते हैं वो उसकी तरफ देख के सोचते हैं कि यार क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए, क्या इन्हें जाके मारना चाहिए। तो उसके साथ वाला बंदा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इनके पीछे नहीं जा सकते, बाहर की सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, शायद से इन्होंने कोई ट्रैप वगैरह बिछाया हो, तो इन्हें जाने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जैंग भी अपने बालकनी में आ चुका होता है और उबास से दे रहा होता है। तो अपना जैंग उस बालकनी से देखकर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि यार ये कितने कमीने लोग हैं, ये फिर से हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ चुके हैं। और फिर वो कहता है कि क्या मैं यहाँ से स्नाइपर का शॉट ले सकता हूँ, क्या मैं इन्हें इतने दूर से मार सकता हूँ, चलो मुझे स्नाइपर की प्रैक्टिस तो करनी है, चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। और फिर वो अपनी फेस स्टोरेज से स्नाइपर निकालता है और उनकी तरफ तान देता है और फिर सोचने लगता है कि यार ये स्कोप कितना अच्छा है, इससे तो मैं जमीन पे चल रही चींटी तक को देख सकता हूँ। और फिर वो एक बंदे के ऊपर एम लगाता है और उसे फायर कर देता है और एक बुलेट उसके सर के आर पार निकल जाती है। तो उसके साथी चिल्लाने लगता है कि कोई दूर से गोलियां चला रहा है, जो गोली की साउंड आई उसकी वजह से ये बंदा मरा है। और फिर वो जो जैंग होता है वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं इस शूटिंग की रेंज में गोल्ड मेडलिस्ट हो चुका हूँ, यानी वो वर्ल्ड चैंपियन हो चुका हूँ। और फिर वो कहता है कि चलो मुझे अपना लक फिर से आजमाना चाहिए, शायद से मेरा तुक्का वगैरह भी हो सकता है। तो वो फिर से शूटिंग शुरू कर देता है और एक और बंदे की खोपड़ी खोल देता है। और फिर अपना जैंग एक के बाद एक के बाद एक बंदे को मार रहा होता है, किसी को सिर में, किसी को छाती में, किसी को गले में, हर बंदे को एक ना एक बुलेट लगी रही होती है। कोई एक दूसरे के कवर लेते लेते वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन अपना जैंग सभी को टेक डाउन कर रहा होता है। और फिर अपना जैंग गन अपने हाथ में लेके खड़े हो जाता है और स्माइल दे रहा होता है और उसकी स्माइल देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और सेटिस्फाइड भी है। तो उसने एक दो बुलेट वेस्ट नहीं की होती है, लेकिन 10-12 बुलेट चला दी होती है। और जो आजू बाजू की बिल्डिंग वाले बंदे होते हैं वो भी इस बुलेट का साउंड सुन के बाहर आ चुके होते हैं। और वहाँ के जो 3 बंदे होते हैं खिड़की में, वो बातचीत कर रहे होते हैं कि यार ये तो बहुत दूर से और ऊपर से गोली चली है, इसका मतलब कि ये पक्का जैंग होगा और उसके पास एक स्नाइपर राइफल भी है और ये तो बहुत दूर से बंदे को मार रहा है, यानी ये कोई बड़ा निशानेबाज होगा, यानी बहुत स्नाइपर एक्सपर्ट होगा, हमें आगे चलकर इसकी बात जरूर माननी चाहिए। और फिर जैंग फिर से अपनी स्नो बाइक उठा के बाहर चला जाता है और फिर वहाँ के जो बंदे होते हैं बिल्डिंग के वो फिर से देखते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी करके ये स्नो बाइक हासिल करनी पड़ेगी और हम इस अगर स्नो बाइक को ले लेते हैं तो हम आगे चल के बाहर जाके रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं और अपनी टीम में जो है और भी बंदे जोड़ सकते हैं। और फिर वो बंदा अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था और उसकी आंखें लाल हो जाती है और मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कह रहा था कि मुझे सिगरेट की इतनी ज्यादा तलब लगी है कि मैं 15 दिन से सिगरेट नहीं पिया और मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मुझे अभी 2-3 दिन में सिगरेट नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए भाइयों मैं कहता हूँ कोई भी तंबाकू या फिर कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ ना सेवन करे जिसकी वजह से तुम पागल हो सकते हो। यार एक बार अगर इस चीज की लत लग गई तो छूटना नामुमकिन है, तुम कितना भी ट्राई हार्ड करो इसे छोड़ पाना नामुमकिन है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इसकी स्टार्टिंग ही मत करो। कोई भी बंदा अगर चाहता है कि उसे कोई भी नशीले पदार्थ की आदत ना लगे तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा उसे, भाई तुम स्टार्टिंग ही मत करो, स्टार्टिंग ही मत करो किसी भी चीज की। एक बार अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे, तो रिस्क लेने का ही नहीं। तो बैक टू वीडियो, अपना जैंग वहां से गाड़ी लेके जा रहा होता है तो अपना जैंग आजू बाजू में देखने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत सारे वेयरहाउस तो लूट लिए, लेकिन सामने वाली साइड है उस टाइप के भी तो वेयरहाउस होंगे और वहां पे जाके देखना चाहिए। और फिर उसे बहुत सारे वेयरहाउस दिखते हैं और वो कहता है कि ये इतने बड़े वेयरहाउस है कि अगर मैंने इन्हें लेके अपने साथ चला गया तो मैं पूरे शहर को भी खाना खिला सकता हूँ। और फिर वो जैंग उस वेयरहाउस का शीशा तोड़ के ऊपर से नीचे आ जाता है और वो जैसे अंदर देखता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता है
और सारा सामान लूट लिया गया होता है। तो अपना जैंग कहता है कि हाँ, जो जल्दी मिल जाता है वेयर हाउस, यानी जो आसपास की जगह है जो जल्दी स्पॉट में आ सकती है, वहाँ तो सब लूट चुका हूँ। तो वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, फरारी, पोर्श वगैरह सारी, तो BMW अभी के हालात में तो ये सब वेस्ट है, लेकिन अपना जैंग उसे अपने स्पेस स्टोरेज में रख लेता है। फिर अपना जैंग बाहर आके चॉकलेट खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार मैं हमेशा स्नो बाइक के ऊपर घूमता रहता हूँ, तो मुझे इसकी गैस जो है यानी जो ईंधन है उसके लिए भी पर्याप्त आजू बाजू में देखना पड़ेगा। यार ये स्टोरी राइटर की गलती है कि क्या पता, लेकिन पहले हमें बताया गया था कि ये बाइक इलेक्ट्रिक पे चलती है, लेकिन अभी बता रहा है कि इसी ईंधन की जरूरत है। अब शायद से कोई पेट्रोल पंप वगैरह लूटने को जा रहा होगा, और फिर वो एक पेट्रोल पंप के पास चला जाता है और फिर वहां जाके देखता है कि उसका सिर्फ साइन बोर्ड ही ऊपर होता है, पूरा पेट्रोल पंप नीचे दब चुका होता है। और फिर नजर कहता है कि यार मैं इतने दूर आया लेकिन यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी नहीं मिला, शायद से एक भी आसपास का पेट्रोल पंप ऊपर नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप नीचे होते हैं सारे के सारे गैस स्टेशन। तो वो वहीं पे बर्फ में लेट जाता है और कहता है कि यार अभी तो जनसंख्या इतनी कम है कि मैं पेट्रोल जमीन के नीचे से खोद के भी नहीं निकाल सकता, वरना मैं लोगों को काम पे लगा के उसे जमीन से खुदवा भी सकता था, लेकिन अभी के हालात में तो लोगों की कमी इतनी है कि ये सब करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, फिर वो सोचने लगता है कि यार अगर मैं बर्फ को खोद के उसके नीचे से गैस स्टेशन के अंदर जाऊँ तो ऐसा भी हो सकता है ना, बर्फ को गिरे हुए ज्यादा महीने भी नहीं हुए, एक ही महीना हुआ, तो बर्फ इतनी ठोस भी नहीं होंगी, तो मैं ऐसे खोद सकता हूँ। तो फिर अपना जैंग अपने स्पेस स्टोरेज में से अपनी जो व्हीकल होती है यानी जेसीबी होती है उसे निकालता है और वो खुदाई वाली मशीन से अपना काम शुरू कर देता है। और फिर अपना जैंग कहता है कि उसमें पेट्रोल डालते डालते बात कर रहा होता है कि यार मुझे लगता है कि मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं भी मिलता है कुछ यहाँ पे तो चलो मेरा कुछ वेस्ट तो नहीं होगा, और थैंक गॉड मैंने उस वेयर हाउस के सामने से ये जेसीबी उठा ली थी। और फिर अपना जैंग खुदाई चालू कर देता है और वो कहता है कि 10 मीटर के ऊपर तो ज्यादा बर्फ जमी नहीं होंगी, तो जेसीबी की सहारे इसे खोदना बहुत आसान है। अगर मुझे जेसीबी नहीं मिली होती तो मुझे कुल्हाड़, फावड़े और टोपले की वजह से ये निकालना पड़ता और वो बहुत ही मुश्किल हो सकता था। और फिर वो और खोदने लगता है और फिर उसे थोड़ी देर बाद वहाँ पे एंट्रेंस मिल जाती है, और फिर अपना जैंग अंदर घुस जाता है और वो हाथ में स्टिक उठा लेता है और कहता है कि ऐसी जगहों पे जो फ्यूल होता है, जो गैस होती है, वो अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट की जगह पे रखा जाता है, तो मुझे अंदर जाके देखना पड़ेगा। और फिर वो एक लोहे की रॉड लेकर वो दरवाजा तोड़ देता है और अंडरग्राउंड जाना चालू कर देता है। वहाँ पे उसे 4-4 टैंकर मिलते हैं और वो कहता है कि चलो इतने टैंकर के साथ तो मैं आजीवन अपनी गैस की समस्या को दूर कर सकता हूँ। और फिर वो टैंकर की जो मुंह होते हैं उसे बंद करने लगता है, यानी जो गैस के फॉर्म में होते हैं ना उसकी वजह से। तो और वो उसे अपने स्पेस स्टोरेज में रखने के लिए शुरू सोच ही रहा होता है, तभी वो सोचता है कि यार इसके हिसाब से तो मैं इस धरती का बहुत ही कमाल का बंदा हूँ, यानी मैं कभी भी कहीं पे भी जाके कुछ भी खुदाई करके सभी चीजों का अपना मालिक बन सकता हूँ, यानी मैं किसी को भी कोई भी चीज खोद कर उसका मालिक बन सकता हूँ। यानी वो सोच रहा होता है कि अब वो इस धरती का भगवान है, यानी जहाँ पे जाएगा कुछ भी खुदेगा और वो चीज उसकी हो जाएंगी। तो वो लाइट लेके आगे बढ़ रहा होता है और फिर अपना जैंग आसपास देखने लगता है और सोचता है कि चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है और मुझे यहाँ पे सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे जो अंकल लियो है उसने जो जगह बताई है वहाँ पे भी जाना है, तो मैं यहीं पे अपना टेंट लगा के सो जाता हूँ। और फिर अपना जैंग वहाँ पे एक टेंट लगाता है और उसके अंदर स्लीपिंग बैग रख के सो जाता है। और फिर डॉक्टर जू यानी अपनी जो सुहानी होती है डॉक्टर, वो उस एक बच्चे को देख रही होती है और फिर वो उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है, और उसकी जो मदर होती है वो चिंता में बोलती है कि डॉक्टर इसे 2 दिन से ऐसा ही कंटिन्यूअसली बुखार है, क्या क्या मैं मेरे बच्चे को खो दूंगी? तो डॉक्टर कहती है कि मेरे पास जैंग ने पर्याप्त जो खाना है वो तो रखा ही है, लेकिन जो सारी मेडिसिन है वो जैंग अपने साथ ले चुका है, यानी जैंग ने सिर्फ इसके लिए खाना पीना छोड़ा है जो रूम के अंदर है, और मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं रखा है। यार जैंग भी बहुत शार्प माइंडेड बंदा है, वो सोचता है कि यार ये जो सुहानी है वो बहुत काइंड हार्टेड यानी बहुत दिलदार ऐसी औरत है जो अपना खाना तक आखिर का लोगों को दे देती है, तो यार मेडिसिन की क्या बात है, वो तो किसी को भी बांट देगी। तो जैंग ने सोच समझ के इसके लिए सिर्फ खाना ही रखा है। तो अंकल डियो उस औरत के लिए पानी लाते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जैंग आने के बाद इसका इलाज हम कर देंगे। और फिर अपनी सुहानी और अंकल लियो वहां से जा रहे थे, और फिर वो जो बच्चे की माँ होती है वो अपनी सुहानी से कहती है और अंकल लियो से कहती है कि आप सबका शुक्रिया, आप दोनों नहीं होते तो शायद से मेरा बच्चा अभी तक मर चुका होता। तो वो जो सुहानी होती है वो कहती है कि हमारा शुक्रिया करने से अच्छा है कि तुम जैंग का शुक्रिया करो, उसकी दवाई की वजह से अब तक ये जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा है। तो वो भी हंसते हंसते कहती है कि हाँ जैंग का भी दिल से शुक्रिया। और फिर वो लोग वहीं से जा रहे होते तभी पीछे से एक औरत आती है और अपने जो बच्चे की माँ होती है उसके ऊपर हमला करते हुए बोलती है कि तुम ये तुम्हारी वजह से मेरा पोता मरा है, यानी ये वही बुढ़िया होती है जिसका पोता अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पोता नहीं मर रहा इस दुनिया में, तो मैं किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, और तुम्हें भी तो पता चले किसी का बच्चा खोने के बाद कैसा लगता है। तो वो उसके बच्चे के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ बीच में आ जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है, और वो डॉक्टर की तरफ अपना बच्चा उछाल देती है और खुद उस चाकू को अपने पीठ पे ले लेती है, और फिर वो सुहानी जो होती है उसके बच्चे को पकड़ लेती है,
यार ये सीन देख के सच में यार मेरे आंखों में आंसू आ गए। माँ जो होती है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है यार, इसके बच्चे के लिए दिल से बुरा लग रहा है यार। और फिर वो जो सुहानी होती है उसे, वो उसकी माँ होती है जो बच्चे की, वो कहती है कि इसे ध्यान से संभाल के रखना और इसे मरने मत देना प्लीज। और फिर वो वहीं पे गिर जाती है। जो बुढ़िया होती है वो अपने डॉक्टर की तरफ चाकू बढ़ा के कहती है कि उस बच्चे को मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो अपनी डॉक्टर जो होती है वो उस आंटी को समझा रही थी कि बुढ़िया सुन ले, जो तेरा पोता है वो भी इसी उम्र का हो सकता था, तेरा भी पोता इतना ही छोटा था, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि इसको मारने से पहले। तो जो बुढ़िया होती है वो कहती है कि तुम, मेरा पोता तो मर चुका है और वो सब तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुमने उसे बचाया नहीं, तो अब इसे भी मरना होगा क्योंकि मेरा पोता तो नहीं रहा तो इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। और फिर जैसे ही सुहानी को पता चलता है कि ये कुछ सुनने वाली नहीं है मेरी बात, और फिर वो वहां से भागने लगती है। लेकिन जो आंटी होती है यानी जो बुढ़िया होती है वो उसका पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगती है। लेकिन तभी उसके बीच में अंकल लियो आ जाते हैं और अपना हाथ बीच में लाके उसे पीछे फेंक देते हैं। लेकिन तभी उसके हाथ पे भी चोट लग जाती है। और फिर जो सुहानी होती है वो कहती है कि अंकल लियो मेरी वजह से आपको चोट लग गई। तो अंकल लियो कहते हैं अरे छोड़ो यार, ये छोटी सी खरोच है, छोटी मोटी खरोच है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे और इस बच्चे को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन इसकी माँ जो है वो शायद से इस दुनिया से चली जा चुकी है। और फिर अंकल लियो कहते हैं कि अच्छा हो गया तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी, वरना मैं जैंग को क्या मुंह दिखाता और क्या कहता कि तुम्हें कैसी चोट लग गई। तो वो कहते कि नहीं नहीं, इसमें गलती मेरी भी है, मुझे लगा था कि जो आंटी है वो अब तक बिना खाने की मर चुकी होंगी, लेकिन शायद से वो अभी तक जिंदा थी। तो फिर जो आंटी लियो होती है यानी जो बुढ़िया होती है वो भी इसमें चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पोता मर गया, तो तुम सबको जीने का कोई अधिकार नहीं, तुमने और अंकल ने मेरी मदद नहीं की, इसकी वजह से मेरा पोता मर गया है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो या ना रहो। तो अंकल लियो जो होते हैं वो गुस्से में आगे बढ़ के उस आंटी को कहते हैं कि अगर जैंग नहीं होता तो अब तक तो हम सब मर चुके होते, जो रावड़ी टाइप बंदा है उसने तो हम सबको मार दिया होता अब तक, तो शुक्र मनाओ कि जैंग की वजह से हम जिंदा है। जो आंटी होती है वो कहती है कि जैंग की वजह से मेरा बच्चा मरा है। तो वो डॉक्टर सुहानी होती है वो कहती है कि तुम्हें दवाई नहीं मिली, इसका कारण तुम जैंग को नहीं दे सकती, तुम्हारे पास दवाई नहीं थी, इसके कारण तुम्हारा पोता मरा है, और तुम जैंग को दोषी नहीं ठहराती क्योंकि जैंग ने मुझे दवाई दी थी लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि जब मैं तुम्हारे दरवाजे के पास दवाई लेके आ चुकी थी तब तुमने ही अपने पोते को मार दिया था, और अब तुम ढूंढ कर रही हो कि तुम अपने पोते की मरने की वजह से दुखी हो। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं, ये सब बकवास बातें मैं ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला, ऐसा कह के यार किसी का पोता मर गया और ये लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं। वो आंटी लियो होती है वो वहीं पे लेट लेट के रोने लगती है, बुढ़िया तू इसी को डिजर्व करती है, तूने जो चाल खेली थी ना सबके खिलाफ, अब ये कर्मा है तेरा जो तेरे खिलाफ आ रहा है। लोग उसको चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे होते हैं। और फिर जो उसके पड़ोसी होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था यार ये बुढ़िया ऐसी करेगी, ये अपने पोते को खा गई और इसीलिए इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर चुकी है, मुझे लगा नहीं था कि इतने टाइम तक सर्वाइव करेगी, लेकिन अब मुझे इसके सर्वाइव करने का राज पता चला। तो वो सब कहते हैं कि चलो हमें इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, और फिर वो लाइटर जला देता और कहते हैं कि उसका साथी कहता है कि इसकी मदद कैसे करेंगे। तो वो कहता है कि ये बहुत मोटी तगड़ी औरत है तो शायद से हमारा काम हो जाएगा, यानी वो उसे पका के खाने की कोशिश करने वाले हैं। और फिर अपना दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना जैंग उठ चुका होता है और टेंट के बाहर आ रहा होता है, और फिर वो उठ के कहता है कि चलो मुझे जो अंकल लियो ने एड्रेस दिया था चलो वहाँ पे चलते हैं। फिर अपना जैंग अपनी गाड़ी लेके वहां पर पहुंच जाता है और फिर लंबा चौड़ा ट्रैवल करके वो वहाँ पे आया रहता है, और फिर वो अपनी जेसीबी निकालता है और वहाँ पे खुदाई चालू कर देता है। फिर जैंग उस जैसे वो ऊपर चढ़ के खुदाई चालू कर देता है और फिर वो बेसमेंट दरवाजा खोद लेता है, और फिर वो नीचे जाके अंदर जाके देखता है कि यहाँ पे यार किसी की बॉडी तक नहीं मिल रही और ना ही कोई इंसान का नामो निशान है। और फिर वो अंदर जाता है और बेड वगैरह देखने लगता है, वहाँ पे यार यहाँ तक कि बिस्तर तक नहीं होते, वहाँ के लोग तो छोड़ ही दो, डेड बॉडी तो छोड़ ही दो, वहाँ पे बिस्तर तक नहीं होते। तभी जैंग को समझ में आ जाता है कि शायद से यहाँ से पहले कोई गोला बारूद सब कुछ लेके जा चुके हैं, यानी जैंग सोच रहा होता है कि जो बड़े लोग हैं जो हायर में रहते हैं उनको पहले ही पता चल चुका था कि ये ऐसी ग्लोबल फ्रीज आने वाला है, जो आपदा आने वाली है, इसलिए उन्होंने सारा गोला बारूद और सब एक सिक्योरिटी यानी सिक्योर जगह पे सब जमा कर चुके हैं। और फिर जब ये अपोक्लिप्स खत्म हो जाएगा तब ये जगह पे रूल करने के लिए उस गोला बारूद का इस्तेमाल करने वाले यानी कब्जा करने के लिए। तो जैंग चिंता में आ जाता है और उस जेसीबी के ऊपर बैठते हुए सोचता है कि यार अगर किसी के पास बहुत सारा अमाउंट में गोला बारूद हो तो मुझे भी उससे लड़ने के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। फिर अपना जैंग जेसीबी के ऊपर चढ़ के खुदाई चालू करता है और एक दीवार को तोड़ देता है, और फिर वो उस दीवार से अंदर देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे डब्बे पड़े होते हैं, यानी बाकी तो वो सब ले जा चुके हैं लेकिन कुछ तो वहाँ पे पड़ा है। लेकिन वो खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे गन्स और बारूद वगैरह पड़ा होता है। तो जैसे जैंग उसे देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वाह गन्स, यानी बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे जो वेपनरी होते हैं यानी जो ग्रेनेड वगैरह है उसे देखकर जैंग खुश तो हो ही रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि यार ये सब तो मैंने ले लिया, अब इसकी वजह से अब मुझे छोटे मोटे लोगों से तो
कुछ टेंशन की बात नहीं है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर जैंग अपना बाइक उठा के अपनी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है और फिर जैसे जैंग अपनी बिल्डिंग में आता है तभी उसे 3 लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि जैंग तुमने खाने खा लिया कैसे आकर, तुमने कुछ खाने के लिए नहीं लाया, तुमने कुछ भी सामान नहीं मिला तुम्हें रास्ते में आते आते? यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ भी करके हमारे लिए कुछ तो लाना चाहिए था, शायद से तुमने ढंग से ढूंढा नहीं। तो जैंग कहता है कि यार मैंने देख लिया आजू बाजू में, आज मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि शायद तुमने ढंग से ढूंढा नहीं, आजू बाजू में शायद से तुमने अच्छे से जो देख रेख है, जो आसपास के लो बिल्डिंग है उसे शायद से ढूंढा नहीं है बराबर। तो ये तो बराबर नहीं है, हमने इतना काम किया यार, हमें इसके बदले मुबादला नहीं मिल रहा, हम क्या करें? तो अपना जैंग डार्क लुक देख के कहता है कि यार तुम्हें क्या लगता है 2-3 दिन पहले तुम्हारे जान पे बनाई थी, माई ताजी ने तुम्हें बचाया था। फिर वो जैंग कहता है कि तुम्हें इसको समझना चाहिए था, लेकिन वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि ऐसा अगर तुम्हारा बिहेवियर रहा तो मैं लगता नहीं है मुझे कि तुम अपना जो कॉपरेशन है उसे लंबे टाइम तक सिक्योर कर पाओ, तुम तो इसे जल्द से जल्द तोड़ दोगे। तो अपना जैंग कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ के बंदे जो होता है उसको समझाने लगता है जैंग जैंग मुझे लगता है कि बाहर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से तुम्हें आज कुछ खाना नहीं मिला, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सब हो सकता है, तो आपको अंदर जाके आराम करना चाहिए और फिर कल जाके आपको फिर से वो खोज जारी रखनी चाहिए। और फिर अपना जैंग कहता है कि ठीक है मैं आज कुछ ला नहीं पाया, इसकी वजह से आज जो तुमने काम किया है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, यानी आज की जो सर्विस है वो तुमने फ्री दे दी है, ये ऐसा समझ लो। तो फिर जो उसके साथ वाला एक बंदा होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है जैंग मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर वो उसके सामने आ जाता है और पीठ पीछे एक छुरा रखता है और कहता है कि जैंग तुम्हारे जो ये है जो क्या बोलते हैं स्नो बाइक है उसके ऊपर 3 लोगों की बैठने की जगह है, तो क्यों ना तुम अगली बार जो जाओ तो हम सबको भी तीनों को साथ लेके चलो, जिसकी वजह से हमें खाना खोजने में आसानी हो। तो वो जैंग इसकी चाल समझ जाता है और वो जो बंदे होते हैं 2 वो उसके हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, जो उसके 2 साथी होते हैं वो भी इसकी चाल समझ जाते हैं और उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ जैंग तुम हमें भी साथ में ले जा सकते हो। लेकिन जैंग अपनी स्पेस स्टोरेज में से गन निकालता है और उसकी सीधा बीचों बीच दिमाग की एक गोली मार देता है। तो अपना जैंग कहता है कि तुम शायद से तुम्हारे लिए ये बहुत बुरी किस्मत है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता। और वो जो साथ वाले बंदे होते हैं वो डरने लगते हैं और कहते हैं कि जैंग जैंग हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो प्लान था इसी बंदे का था, हमारे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैंग उन सब की एक भी बात नहीं सुनता और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे 4-5 बंदों की लाशें बढ़ जाती है और जो भाग सकते हैं वो तो भाग जाते हैं। और फिर जैंग कहता है कि ये तुम्हें सबक सिखाना जरूर था, वरना तुम जैसे तो और भी लोग जमा हो जाते और मेरे ऊपर हमला कर देते। अब ये तुम्हारे लिए सबक हो गया कि अब तुम मेरे ऊपर हमला करने के लिए नहीं आओगे। और फिर जो सुहानी होती है अंकल लियो होती है और उसकी वाइफ जी होती है वो वहाँ पे आ जाते हैं और फिर अपना जो सुहानी होती है वो कहती है कि जैंग क्या तुम ठीक हो? लेकिन अंकल लियो जो है वो वहाँ की परिस्थितियां देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है और फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि यार ये कैसे बंदे हैं जो जो अपने जो भोजन देने वाला आदमी है उसी को मारने के लिए आगे बढ़ चुके थे, यार ये कितने घटिया लोग हैं। और फिर जो अपना जैंग होता है वो डॉक्टर को पास खींच के कहता है कि यार मैं तुम्हें तो पता है मैं कितना दयालु हूँ, मैं जो मेरे ऊपर हमला करने आता है मैं उसे माफ कर देता हूँ, मैं उसे छोड़ देता हूँ भगवान के पास। यानी वो एक तरह से जी लाइमे के सामने से निकल जाता है और उसे टॉन्ट मार रहा होता है। और फिर जो जी लाइमे होती है वो सोचती है कि यार तुम और दयालु मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने दयालु हो। और फिर अपना जैंग और डॉक्टर अपने रूम में चले जाते हैं और ये वीडियो यही तक था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई मैं माइक लेने की सोच रहा हूँ, तो प्लीज अगर तुम्हें लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए आगे बढ़ के तो प्लीज कमेंट में एक बार हार्ट स्पैम कर देना। और यार तुम पूरा पूरा वीडियो देखते जाओ यार, तुम यार हाफ देखते हो। और हाँ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।